साथियों नमस्कार। हम क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया में जहाँ से हमने छोड़ा वहाँ से अब आगे शुरू करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कर्म के अनुसार क्रिया के दो रूप माने जाते हैं, दो भेद किए जाते हैं। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। साथियों, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो सभी विद्यार्थी क्रिया का यह जो वर्गीकरण है इसे सबसे ज़्यादा आसान समझते हैं। हो सकता है आपको भी लगता हो कि अकर्मक और सकर्मक इनका पता लगाना बेहद आसान है। यदि आप भी ऐसा समझते हैं तो पहले थोड़ा सा हम इन 4-5 उदाहरणों पर चर्चा कर लें, और अगर यहाँ आपको लगे कि आप बिल्कुल सहज हैं तो फिर आप इनके बारे में जानते हैं। और यदि यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको ज़रूरत है कि यह कक्षा आप अवश्य देखें। देखिए साथियों, अगर मैं सामान्य बात करूं तो हम यह कहते हैं कि अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, और ऐसा इनका नाम भी है। अकर्मक यानी कर्म रहित क्रियाएं, और सकर्मक यानी वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त होता है। यह अलग बात है कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम सकर्मक के लिए क्या कहते हैं कि क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक कहते हैं, और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यह व्यापार क्या होता है और व्यापार का फल क्या होता है यह हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि जिसके साथ कर्म आए वह सकर्मक और जिसके साथ कर्म नहीं आए वह अकर्मक। तो साथियों, इस कक्षा में हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इन उदाहरणों के साथ। तो आप मेरे साथ इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और हम यहाँ यह पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो उदाहरण यहाँ पर रखे गए हैं वो अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं या फिर सकर्मक के। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो देखिए, कपिल जोर जोर से हंसता है। साथियों, जब आप अकर्मक और सकर्मक पढ़ते हैं तो आप कर्म कैसे जानें, यानी कर्म वाक्य में कौन सा पद है इसका पता लगाने के लिए आपने जगह जगह पढ़ा होगा कि क्रिया से 2 प्रश्न किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इससे भली भांति जानते हैं कि ये 2 प्रश्न हम करते हैं। एक प्रश्न क्रिया से होता है क्या, और दूसरा प्रश्न होता है किसको। इस किसको को कई बार किसे भी कह दिया जाता है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर यदि हमें संबंधित वाक्य से प्राप्त हो जाता है तो हम यह मानते हैं कि यह जो उत्तर है वह कर्म है, और यदि वाक्य में कर्म है तो फिर जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वह सकर्मक है। और जब क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि वाक्य में कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो क्रिया सकर्मक नहीं हो सकती, अर्थात अकर्मक है। ये भली भांति आपने पढ़ा होगा या मैं समझता हूं सभी इस बारे में जानते हैं। तो इन दोनों तथ्यों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। यहां देखिए, हमारी जो क्रिया है वह क्या है कि कपिल जोर जोर से हंसता है। साथियों, आप अपने हथियार उठाइए। सबसे पहले क्या का हथियार हम हंसना क्रिया पर दागते हैं। तो आप पूछेंगे कि क्या हंसता है, और क्या का यहां कोई उत्तर नहीं है। साथियों, एक चीज और बता दूं मैं, जब कर्म जानने के लिए क्या और किसको का प्रयोग किया जाता है तो कर्ता जानने के लिए क्रिया से कौन सा प्रश्न करना चाहिए, तो वह प्रश्न होता है कौन। कर्ता जानने के लिए जो प्रश्न करना चाहिए वह होता है कौन। तो कौन का प्रश्न करेंगे आप। कौन हंसता है तो कपिल हंसता है, और कौन का उत्तर आ रहा है तो कपिल तो इस वाक्य में क्या हो गया, कर्ता। लेकिन इस वाक्य में कर्म है या नहीं, तो क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं। किसे या किसको हंसता है, कोई उत्तर नहीं। और मैं समझता हूं कि आप सभी ने देखते इस वाक्य को क्या साबित कर दिया था कि यह तो अकर्मक क्रिया है। हंसना अकर्मक क्रिया है। यदि ऐसा है तो आपने बिल्कुल सही किया है।
अब अगले वाक्य पर चलते हैं कि मोहन विधायक बना। मोहन विधायक बना। अब यहां पर आप अपना वही तीर चलाएंगे कि कौन बना, तो कौन का जवाब तो कर्ता होता है, यानी वाक्य का कर्ता कौन है? मोहन। कौन बना? मोहन बना। तो मोहन तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या बना? तो आपको जवाब मिल रहा है कि विधायक बना। क्या का जवाब विधायक हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सोचें। तो आपको लग रहा होगा कि विधायक क्या का जवाब है, और यदि क्या का जवाब है तो वह वाक्य का क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। यानी आपके क्या वाले प्रश्न से जो उत्तर मिल रहा है वह है विधायक, और इस हिसाब से इस वाक्य में विधायक क्या है? तो विधायक कर्म है। और यदि विधायक कर्म है तो यह जो क्रिया है बना या बनना, यह कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन साथियों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह सकर्मक क्रिया है तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। यदि आपको लगता है कि यह वाक्य सकर्मक क्रिया से बना है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और इसी तरह के प्रश्न एग्जामिनर परीक्षा में देता है, पूछता है। क्यों? यह क्रिया साथियों अकर्मक है। कैसे है ये हम अभी बात करेंगे। एक बार बाकी सेंटेंस और देख लें। आगे देखिए, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। अब जो मेरे विद्वान साथी हैं, विद्यार्थी हैं, वो प्रश्न करेंगे कि क्या उड़ते हैं, और उनको उत्तर क्या मिल रहा है कि पक्षी उड़ते हैं। और अगर क्या का उत्तर पक्षी है तो फिर उनका निश्चित सा जवाब है कि यह क्रिया भी क्या होगी? तो ये सकर्मक होगी, क्योंकि क्या का जवाब आ रहा है, और क्या का जवाब क्या होता है? कर्म होता है। तो इसलिए पक्षी इस वाक्य के कर्म हैं, और इसलिए ये क्रिया हो गई सकर्मक। साथियों, यदि आपको भी यह लग रहा है कि यह सकर्मक क्रिया है तो आप गलत हैं। आपको इस कक्षा को देखने की जरूरत है। यह सकर्मक क्रिया नहीं है, बल्कि यह भी कैसी क्रिया है? यह अकर्मक क्रिया है। और आगे बढ़ते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या लगता आपको? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहां क्या भरता है? आपको जवाब मिलेगा घड़ा, और घड़ा जवाब मिलते ही आप इसे समझेंगे सकर्मक क्रिया। लेकिन साथियों, यह भी अगर आप सकर्मक मान रहे हैं तो गलत मान रहे हैं। यह क्रिया भी क्या है? तो यह भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला वाक्य और देखिए, और उसके बाद इन एक एक वाक्य का पोस्टमार्टम करते हैं अपन कि सुनील घड़ा भरता है। साथियों, थोड़ी देर पहले भी घड़ा भरता है और यहां भी घड़ा भरता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अब की बार जो वाक्य है वह सकर्मक वाक्य है। अब आपको लगेगा कि बड़ी अजीब बात है कि ये सुनील घड़ा भर रहा है, ये तो सकर्मक हो गया, बाकी बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो अकर्मक क्यों? साथियों, यही जो बिंदु हैं जिनके ऊपर आरपीएससी या कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और आप बहुत हल्के में उन प्रश्नों को लेते हैं और आपको लगता है कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन वह सही नहीं, गलत हो जाता है। देखिए, अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो उदाहरण हैं जो मैंने बताए हैं, इस हिसाब से ही होने हैं, और कैसे होंगे ये हम अब यहाँ कक्षा के रूप में पढ़ते हैं। तो आप बने रहें, एक एक शब्द का यहाँ जो हमने बात की है उसका उत्तर आपको इसी कक्षा में प्राप्त हो जाएगा। साथियों, उन प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढें उससे पहले हम ये सामान्य बातें करेंगे और उनका उत्तर इन्हीं बातों में आपको मिलता रहेगा। देखिए, कर्म के अनुसार क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। साथियों, व्याकरणिक दृष्टिकोण से इनकी जो परिभाषा दी जाती है वह क्या होती है कि क्रिया के व्यापार को सूचित करने वाला फल जब कर्ता पर पड़े तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जो होगी उसमें कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकर्मक का अर्थ ही यही है, कर्म रहित क्रिया। इसलिए ऐसे वाक्यों में क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता है। अब आपको लगेगा कि मोहन विधायक बना, तो उसमें तो विधायक कर्म था, मोहन करता था।
लेकिन साथियों वह विधायक शब्द कर्म नहीं था। कैसे नहीं था ये हम देखेंगे। सकर्मक के बारे में हमने बात की, तो पहले हम केवल अकर्मक की बात करते हैं। साथियों कुछ क्रियाएं मैं लिखता हूं, इनको देखना। चलना, दौड़ना, दौड़ना कोई हम एक और नाम दे सकते हैं भागना, एक हम कह सकते हैं हंसना, हंसना के साथ हम कह सकते हैं रोना, एक हम कह सकते हैं नहाना, रोना के बाद सोना लिखिए आप, रोना, सोना, नहाना, निकलना, निकलना, बनना, रहना, रहना, ये रहना पढ़े इसे, रहना, होना, ठहरना, और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो तैरना, तैरना, उड़ना, और देखें बैठना, उठना, गिरना। ये जो सभी क्रियाएं मैंने यहां पर लिखी, ये चलना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, सोना, नहाना, निकलना, बनना, रहना, होना, ठहरना, तैरना, उड़ना, बैठना, उठना, गिरना, और भी क्रियाएं आपको मिलेंगी जो कि अकर्मक क्रियाएं होती हैं। साथियों इन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। ध्यान रखिए, इन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। इन क्रियाओं से आप कोई भी वाक्य बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस वाक्य में कर्ता नहीं है। जैसे चलना, तो हम कहेंगे कि राम पैदल चलता है। तो आप वही प्रश्न करेंगे। आप जानते हैं उन प्रश्नों के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा, क्या और किसको, ये सभी जानते हैं। तो राम पैदल चलता है, क्या चलता है या किसको चलता है, कोई उत्तर नहीं, और आप सीधा इसे समझ गए हैं कि अकर्मक क्रिया है। दौड़ना की बात करें, हम कहें गाय दौड़ती है, और आप देखेंगे कि क्या दौड़ती है या कैसे दौड़ती है, कोई जवाब नहीं आ रहा, किसको दौड़ती है नहीं आ रहा, गाय तो करता है वाक्य का, और इसलिए यह वाक्य भी क्या हो गया, अकर्मक हो गया। ऐसे भागना, मोहन भागता है, तो आप समझ जाएंगे अकर्मक हो गया। चाहे वो तेज भागता है, धीरे भागता है, कुछ भी है, तो अकर्मक क्रिया। हंसना, आप कहेंगे कि मुकेश दिन भर हंसता है, दिन भर हंसता है। अब क्या हंसता है या किसे हंसता है, तो कोई उत्तर नहीं है, इसलिए हंसना कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक हो गई। ऐसे ही रोना, सोना, नहाना, निकलना, यानी एक वाक्य मैं लिखता हूँ यहाँ पर, उसको देखना थोड़ा सा। निकलना पर वाक्य आया, जैसे मैं लिखता हूँ कि पुलिस वाला चोर निकला। अब साथियों आपको लगेगा कि यह वाक्य तो सकर्मक क्रिया का है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला यानी कौन निकला, तो पुलिस वाला निकला, और क्या निकला, चोर निकला। आपको लगेगा कि क्या का उत्तर आ रहा है, इसलिए चोर इस वाक्य का क्या है, कर्म है। लेकिन चोर इस वाक्य का कर्म नहीं है। फिर चोर क्या है, ये अपने आप में एक बड़ी जो बात है ये उभर कर आती है, और यह वाक्य सकर्मक क्रिया नहीं बल्कि अकर्मक क्रिया का है। तो आपको फिर वही लगेगा कि मोहन विधायक बना और पुलिस वाला चोर निकला, ये वाक्य अकर्मक कैसे हो सकते हैं। साथियों देखिए, कुछ क्रियाएं आप नोट कर लें इस बात को, मैं इसे मिटा देता हूं, आप नोट कर लें इस बात को, एक बार सकर्मक वाले को भी मिटा दें, हम पहले अकर्मक की बात करते हैं। आप नोट कर लें कि कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका आशय अकेला कर्ता पूर्ण नहीं कर पाता है। कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका आशय अकेला कर्ता पूर्ण नहीं कर पाता है, इसलिए किसी संज्ञा या विशेषण शब्द को
शब्द को क्रिया के साथ रखा जाता है, क्रिया के साथ रखा जाता है। ऐसी क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती हैं तथा साथ आए शब्द जो संज्ञा और विशेषण शब्द आए हैं, साथ आए शब्द उद्देश्य पूर्ति कहलाते हैं। साथियों, ये दिमाग में रख लेना इस बात को, और भली भांति आप इसे समझ लें। उद्देश्य पूर्ति क्या है और अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। आजकल परीक्षा में गहरे प्रश्न आने लगे हैं। केवल सीधा सा आपको कोई नहीं देगा कि राम हंसता है कैसी क्रिया है, तो हर कोई बता देगा कि अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया भी देगा तो इस तरह की अपूर्ण अकर्मक आदि देगा, ताकि पहली नज़र में देखते आपको लगे कि वह अकर्मक नहीं बल्कि सकर्मक क्रिया है। तो ध्यान रखें, दोबारा देखें से, कि कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका आशय अकेला कर्ता पूर्ण नहीं कर पाता, बल्कि वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए क्रिया के साथ किसी संज्ञा या विशेषण शब्द को रखना पड़ता है। जिन क्रियाओं के साथ ये शब्द रखने पड़ते हैं, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया। क्रिया तो अकर्मक है, लेकिन अकेली पूर्ण नहीं है उस वाक्य में, इसलिए अपूर्ण अकर्मक। और वह जो शब्द साथ में आता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य पूर्ति। अब उद्देश्य पूर्ति क्यों कहते हैं, ये देखिए साथियों, आप जानते होंगे कि वाक्य के दो भाग होते हैं। अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हैं हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो वाक्य को दो भागों में विभक्त किया जाता है। जो पहला भाग होता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य, और दूसरा भाग जो होता है उसे हम कहते हैं विधेय। उद्देश्य हम कौन से भाग को कहते हैं? यानी वाक्य का कर्ता ही, वास्तव में देखा जाए तो वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य होता है। और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या होती है? तो क्रिया विधेय पक्ष होता है। ये दो भाग हैं। क्योंकि ये जो शब्द आए हैं, जो क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो शब्द आए हैं, वो क्यों आए? क्योंकि अकेला कर्ता पूर्ण अर्थ नहीं दे पा रहा था, यानी अकेले कर्ता से सही अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो कर्ता की मदद करने के लिए उन शब्दों को लेना पड़ा था। और इसलिए ये जो पूर्ति है, इसे कौन सी पूर्ति कही जाती है? इसे उद्देश्य, क्योंकि कर्ता उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह शब्द आया, तो इसे उद्देश्य पूर्ति कहते हैं। और ऐसी क्रिया को अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, उन उदाहरणों पर हम वापस नज़र डालते हैं। साथियों, हमारा जो एक उदाहरण था वह क्या था कि मोहन विधायक बना। मोहन विधायक बना। यहां पर आपको लगा होगा कि ये क्या बता दिया। साथियों, यहां मोहन शब्द, अगर हम विधायक शब्द नहीं लगाएंगे तो इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है कि मोहन बना, यानी क्या बना, क्यों बना, कैसे बना। मोहन बना वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इस बनना क्रिया का जो पूर्ण अर्थ इस वाक्य में होना चाहिए वह अकेले मोहन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस कर्ता की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह शब्द यहाँ पर लेना पड़ा, और शब्द क्या था? विधायक। तो अब वाक्य कंप्लीट हो गया कि मोहन विधायक बना। अब यहाँ गौर करिए आप, जो कर्म होता है ना, वह कर्ता से अलग यूनिट होता है। साथियों, कर्ता और कर्म दोनों इकाइयां अलग अलग होती हैं। इस वाक्य में आप गौर करो, जो मोहन है वही विधायक और जो विधायक है वही मोहन है। ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। जैसे मोहन कर्ता है और विधायक उसी के लिए तो प्रयुक्त हुआ है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। जैसे आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहां पर देखते हम, तो मोहन घर बनाता है। मोहन घर बनाता है, अगर यह वाक्य होता,
यह है मोहन विधायक बना। तो यहां क्या बनाता है और आपका उत्तर आता कि घर बनाता है, और घर इस वाक्य का क्या है? कर्म। साथियों देखिए, यहां मोहन अलग है और घर जो बन रहा है वह अलग इकाई है। तो कर्म जो होता है वह कर्ता ही कर्म नहीं होता, कर्म और कर्ता दोनों अलग अलग यूनिट होते हैं। और यदि कहीं भी, चाहे वह अकर्मक क्रिया हो या सकर्मक क्रिया, कर्ता और जो आपको कर्म लग रहा है दोनों एक ही व्यक्ति की एक ही यूनिट हैं, तो फिर उसे हम कर्म नहीं कहते बल्कि वह पूर्ति है, चाहे वह उद्देश्य पूर्ति हो चाहे वह कर्म पूर्ति हो। तो ये ध्यान आपको रखना है। यानी मोहन घर बनाता है, तो यहां अब आपको लगेगा कि बना यहां पर अकर्मक कैसे हुई, और बनाता वही तो बना, ये बनाता, तो ये सकर्मक कैसे हुई। साथियों गौर करिए, आप व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये बनना क्रिया से बना है, यानी इसका मूल रूप क्या है? बनना। और ये जो है ये क्रिया कौन सी है? ये है बनाना। ये बनना क्रिया से आया है कि मोहन विधायक बना। अगर इसे और खोले हम तो हम यह भी कह सकते हैं कि मोहन विधायक बन गया। लेकिन मोहन घर बनाता है या मोहन घर बन गया नहीं हो सकता। मोहन घर बनाता है, यानी यह बनाना क्रिया है। तो बनना क्रिया अकर्मक है, जबकि बनाना क्रिया क्या है? सकर्मक रूप है। ये भी आगे जब हम प्रेरणार्थक पढ़ेंगे वहां आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रेरणार्थक रूप में आने पर अकर्मक क्रिया भी क्या बन जाती है? सकर्मक बन जाती है। तो ये देखिए दूसरा उदाहरण जो हमने देखा, अब उसकी चर्चा करते हैं हम। तो दूसरा क्या देखा हमने कि पुलिस वाला चोर निकला। पुलिस वाला चोर निकला। साथियों यहां पुलिस वाला और चोर क्या अलग अलग यूनिट हैं, या एक ही व्यक्ति को एक जगह पुलिस वाला और उसी को दूसरी जगह क्या कहा गया है? चोर कहा गया है। तो एक ही यूनिट हैं दोनों, इसलिए यह शब्द जो है चोर, यह अलग से कोई कर्म नहीं है, बल्कि यही पुलिस वाला चोर है, चोर ही पुलिस वाला है। ऐसे ही मोहन विधायक था और विधायक ही मोहन था, सेम वही स्थिति है। तो निकलना क्रिया भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसलिए ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। और देखिए हमारे जो बाकी शब्द हैं, उड़ना है जैसे, तो एक वाक्य आपने लिया कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। कुछ बच्चे इस वाक्य में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो ये प्रश्न करते हैं कि क्या उड़ते हैं और उत्तर ले लेते हैं पक्षी। साथियों यहां पक्षी इस वाक्य का कर्म नहीं है, बल्कि पक्षी इस वाक्य का क्या है? कर्ता है। ऐसा एक और वाक्य देखें और उससे आपके ये बात समझ में आएगी। अगर मैं ये कहता कि पक्षी दाना चुगता है, दाना चुगता है, पक्षी दाना चुगता है। अब बताओ इस वाक्य में पक्षी क्या है? अगर आप तो ये भी कह सकते हैं, जब यहां कि क्या उड़ते हैं और आप उत्तर ले रहे हो पक्षी उड़ते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या चुगता है। तो अगर ये दाना शब्द नहीं होता तो आप कह सकते हो कि पक्षी चुगता है। इसलिए ये जो पक्षी शब्द है इस वाक्य का क्या है? कर्ता है। इस वाक्य में देखिए पक्षी दाना चुगता है या पक्षी चुगता है। क्या चुगता है? दाना। तो इस तरह से यहां जो पक्षी शब्द है ये वाक्य का कर्ता है, यहां पर भी पक्षी वाक्य का क्या है? कर्ता है। आकाश में यह तो अधिकरण है। आकाश में शब्द में कौन सा कारक है? तो अधिकरण। अधिकरण में और पर इसका जो चिन्ह होता है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आप इसे एक और वाक्य से समझने का प्रयास करें। जैसे कहा जा सकता है छत पर मोर नाचता है। छत पर मोर नाचता है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी क्रिया है, कर्मक या सकर्मक? तो कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि वे प्रश्न करेंगे क्या नाचता है और उत्तर ले लेंगे मोर।
तो साथियों मोर वाक्य का क्या है, यहां कर्ता है, कर्म नहीं। यही वाक्य अगर मैं ऐसे लिख दूं, छत पर राम नाचता है, बताओ आप, वाक्य तो सेम है व्याकरण के दृष्टिकोण से। छत पर मोर नाचता है या छत पर राम नाचता है, ये भी पुल्लिंग एक वचन करता है, ये भी पुल्लिंग और एक वचन है। क्या आप इसका उत्तर, क्या का उत्तर राम ले सकते हैं कि क्या नाचता है और आप कहते राम नाचता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब ये क्या का उत्तर राम नहीं हो सकता तो क्या का उत्तर मोर भी कभी नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। मोर इस वाक्य का क्या है, मोर नाचता है या राम नाचता है? मोर करता, राम नाचता तो राम करता। पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी करता है, और पतंग उड़ता है तो पतंग उस वाक्य का करता है। यानी आकाश में पतंग उड़ता है तो फिर पतंग उस वाक्य का करता है। लेकिन उसी वाक्य को अगर यह कहा जाए कि बच्चा पतंग उड़ाता है तो वह सकर्मक हो जाएगा। देखो इस वाक्य को कि आकाश में पतंग उड़ता है, या इस वाक्य में आकाश में शब्द ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पतंग उड़ता है। तो यह कैसा वाक्य है साथियों? यह अकर्मक वाक्य है। यानी इसमें जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। लेकिन इसी वाक्य को अगर ऐसे कहा जाए कि बच्चा पतंग उड़ाता है, बच्चा पतंग उड़ाता है, तो अब यह कैसी क्रिया हो गई? क्या यानी इस वाक्य का कर्ता कौन हो गया? तो बच्चा, और क्या उड़ाता है? तो पतंग। और इस समय पतंग इस वाक्य का क्या है? लेकिन पतंग उड़ता नहीं है, उड़ाता है। कौन उड़ा रहा है? बच्चा उड़ा रहा है। और क्या उड़ा रहा है? तो पतंग उड़ा रहा है। इसलिए यहां पर पतंग शब्द कर्म है, जबकि इस वाक्य में उड़ता है न कि उड़ाता है। और उड़ता है तो कौन उड़ता है? तो वह पतंग उड़ रहा है। इसी वाक्य का कर्ता भी कौन है? पतंग है। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को आपको समझना बेहद जरूरी है। और हम कहें साधु स्वार्थी निकला, साधु स्वार्थी निकला। अब ये देखिए वही बात, निकलना क्रिया अकर्मक होती है। यहाँ जो साधु है, ये स्वार्थी शब्द उसके लिए विशेषण है, साधु के लिए। यह अलग से कोई कर्म नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो यह भी कैसी क्रिया होगी? तो यह अकर्मक क्रिया होगी। एक और वाक्य आपको लिखवाया था मैंने कि बाल्टी भरती है, सॉरी ये नहीं लिखा था, ये भी देख लो, बाल्टी भरती है। तो इस वाक्य को क्या कहेंगे आप? सकर्मक या अकर्मक? साथियों यहाँ क्या भरती है, अगर ये प्रश्न आप करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि बाल्टी भरती है। लेकिन यहाँ पर बाल्टी वाक्य में कर्म नहीं है बल्कि कर्ता है। ध्यान दें इस चीज का, यहाँ बाल्टी वाक्य का कर्ता है। ऐसा ही वाक्य कब सकर्मक हो जाएगा? देखो हम कहें शीला, इसके पहले शीला लगा दो आप, ये लो, शीला बाल्टी भरती है। अब कर्ता हो गया शीला और बाल्टी हो गई कर्म। और अब ये कैसा वाक्य हो गया? तो ये सकर्मक वाक्य हो गया। तो ये जो माइनर बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। कर्म को पहचानने की जरूरत है, कर्ता को पहचानने की जरूरत है। बाल्टी कर्ता भी हो सकती है और बाल्टी कर्म भी हो सकती है। तो यह ध्यान आप जरूर करें कि अगर ये वाक्य ऐसे होता कि नल से बाल्टी भरती है, नल से बाल्टी भरती है, तो ये क्या है? तो यह वाक्य अकर्मक रहेगा। क्या रहेगा? अकर्मक, क्योंकि नल से बाल्टी, तो ये जो से लग रहा है ये तो करण है, नल तो साधन है, करण कारक है, करण से या के द्वारा। तो यह करण है, ये कर्ता नहीं है। कर्ता वाक्य का फिर भी कौन है? तो बाल्टी ही वाक्य का कर्ता है यहाँ पर, और बाल्टी भरती है। और अगर हमने शीला कर दिया, राखी कर दिया या राम कर दिया, राम भरती है का भरता करना पड़ेगा, तो आप कोई स्त्रीलिंग रखें, सीता बाल्टी भरती है, तब ये वाक्य कैसा हो जाएगा? तो
तो तब यह वाक्य सकर्मक हो जाएगा। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, हमने जो ये अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं बताई कि कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जिनका आशय अकेले कर्ता द्वारा पूर्ण नहीं होता, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। तो वे क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो उन्हें आप लिखें कि कभी कभी जो अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं वे कौन सी होती हैं। ये क्रियाएं आप थोड़ी नोट करें। जैसे एक तो होना, एक हम कहें रहना, एक निकलना, और एक आप कह सकते हैं ठहरना। ये क्रियाएं जो हैं ये क्या होती हैं तो ये अकर्मक क्रिया, लेकिन कुछ वाक्यों में जहां कर्ता पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकता वहां पर ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो ये क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक कहलाती हैं। और देखिए, हम अगर वाक्य ऐसा कर दें कि राजू ईमानदार है। अब साथियों, यह कैसा वाक्य है? क्या अगर आप उत्तर पूछेंगे यहाँ पे क्या है, तो आपको उत्तर लगेगा कि ईमानदार है, लेकिन यह ईमानदार राजू की विशेषता बता रहा है। ये ईमानदार कोई अलग इकाई नहीं है। यह राजू के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में यह शब्द आया है कि राजू ईमानदार है। तो यह है कौन सी क्रिया से रिलेटेड है? तो है यानी होना। इसलिए यहां पर है कैसी क्रिया हो गई? तो यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। और ईमानदार शब्द जो है ये कैसा शब्द माना गया? तो यह उद्देश्य पूर्ति। यह शब्द क्या हो गया? यह उद्देश्य पूर्ति कहलाएगा यहां पर। ऐसे ही देखो कि रहना, तो हम कह सकते हैं कि तुम बीमार रहे। तुम बीमार रहे। साथियों, यहाँ तुम और बीमार ये अलग अलग यूनिट के लिए नहीं है, तुम के लिए ही बीमार आया है, यानी यह इसका विशेषण है। और इसलिए ये रहना क्रिया भी कैसी क्रिया है? अपूर्ण अकर्मक है इस स्थान पर। और देखें, निकलना का हमने देखा कि पुलिस वाला चोर निकला या पुलिस वाला साधु निकला, कुछ भी कहें आप, तो वह भी ये निकलना क्रिया हो गई। ठहरना, तो आप कह सकते हैं कि आप हमारे मित्र ठहरे। ये लो, आप हमारे मित्र ठहरे। तो आप और आपके लिए ही ये मित्र है, यानी मित्र कोई अलग यूनिट नहीं है। आप है वही मित्र है, और मित्र है वह आप है। तो यहाँ पर ये ठहरे जो क्रिया है, ठहरना जो क्रिया है, यह भी अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। और यह मित्र शब्द यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है, ये उद्देश्य पूर्ति के रूप में आया है। तो साथियों, एक तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। ये अकर्मक क्रिया का हमने पढ़ा। अब हम यहाँ से सकर्मक क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। तो साथियों, हम वो सामान्य बातें नहीं करेंगे जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि जिन क्रियाओं का संबंध कर्म से होता है, यानी जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। हम मोटी मोटी बात इसमें देखते हैं और आप समझ जाएंगे। देखिए, सकर्मक क्रियाएं अगर देखें तो दो प्रकार की हम कह सकते हैं, उसके दो भेद हम मान सकते हैं। कौन कौन से? एक वे क्रियाएं जिनमें के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है, और ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया। और एक वे होती हैं जिनके साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। साथियों, एक कर्मक क्रिया आप यहां लिख दें, एक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन क्रियाओं के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है और इन क्रियाओं के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही प्रयुक्त हो और हो सकता है दो प्रयुक्त हो जाएं। तो ये क्या होती हैं और ये क्या होती हैं? साथियों, इसे जानने से पहले हम थोड़ा सा कर्म के बारे में जानते हैं। देखिए, कर्म, ऑब्जेक्ट, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मुख्य कर्म और दूसरे को कहते हैं गौण कर्म। एक मुख्य तो दूसरा
गौण कर्म है। साथियों, इंग्लिश में इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर उसका हिंदी रूपांतरण करें तो मुख्य कर्म को आप प्रत्यक्ष कर्म कह सकते हैं और इसे आप अप्रत्यक्ष कर्म भी कह सकते हैं। तो ये प्रधान कर्म या मुख्य कर्म क्या होते हैं? तो साथियों, सामान्यतः इनकी पहचान की हम अगर बात करें तो ये जो मुख्य कर्म है यह है सामान्यतः निर्जीव होता है। एक तो ये आप पहचान रखें इसकी कि यह निर्जीव होता है। गौण कर्म क्या होता है? तो यह सजीव होता है, यानी मनुष्य या कोई जीव, जानवर, जंतु तो सजीव होता है। इसके बाद हम देखें कि जो मुख्य कर्म होता है यह आपका जो प्रश्न था क्रिया से क्या, इस क्या प्रश्न का उत्तर मुख्य कर्म होता है। यानी क्रिया से क्या का प्रश्न किया जाए तो उत्तर जो आएगा वह मुख्य कर्म होगा, और क्रिया से किसको प्रश्न किया जाए और जो उत्तर आएगा वह क्या होगा? वह गौण कर्म होगा। दूसरी चीज, जो गौण कर्म है इसके साथ को कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है। को कारक चिन्ह का प्रयोग यहां होगा और इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कारक चिन्ह का प्रयोग मुख्य कर्म के साथ नहीं होता है। एक और आप पहचान के लिए देख सकते हैं कि मुख्य कर्म जो होता है इसके बारे में अगर हम एक और बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिया के समीप प्रयुक्त होता है। यानी यह जो मुख्य कर्म है यह क्रिया के नजदीक मिलेगा वाक्य में, जबकि गौण कर्म है यह क्रिया से क्या होता है? क्रिया से अपेक्षाकृत दूर, यह क्रिया से दूर होता है। तो यह ध्यान रखें, दो कर्म हो सकते हैं। जिस कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वह गौण कर्म होता है। जो कर्म सजीव है वह गौण कर्म होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम और उससे आप समझिए। गुरु ने शिष्य को पुस्तक दी। ये देखिए, गुरु ने शिष्य को पुस्तक दी। इस वाक्य में आप दी क्रिया से जब प्रश्न करेंगे क्या दी, तो आपका जवाब क्या आएगा? पुस्तक दी। आप प्रश्न करेंगे किसको दी, तो आपके पास उत्तर आएगा शिष्य को दी। साथियों, ये दोनों इस वाक्य में क्या हो गए? तो ये दोनों इस वाक्य में कर्म है। अब मुख्य कौन सा है और गौण कौन सा है? तो देखिए, मुख्य कर्म की पहचान, अक्षर निर्जीव होता है। तो शिष्य और पुस्तक में निर्जीव क्या है? पुस्तक। तो मुख्य कर्म है पुस्तक। दूसरी पहचान क्या है? कारक चिन्ह उसके साथ नहीं आता, पुस्तक के साथ कारक चिन्ह नहीं है। तीसरी पहचान क्या है? कि वह क्रिया के नजदीक होता है, तो वह क्रिया के नजदीक भी है। तो ये क्या हो गया? आपका मुख्य कर्म हो गया। दूसरा देखिए, गौण कर्म की अगर हम बात करें तो सजीव होता है। आप देख रहे हैं यहां शिष्य को, यह सजीव है। शिष्य को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो शिष्य के साथ कारक चिन्ह लगा हुआ है को। तो ये दूसरी पहचान भी सटीक जा रही है। और क्रिया से अपेक्षाकृत, यानी पहले की तुलना में क्रिया से यह क्या होता है? दूर होता है। तो क्रिया के पास तो पुस्तक है और शिष्य को शब्द दूर है। तो इस तरह से जो द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं वे ऐसी क्रियाएं जिनके साथ दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, हम यह देखते हैं कि एक कर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं और द्विकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। साथियों, अब यह लिखने की जरूरत नहीं है कि एक कर्मक क्रिया यानी जिसके साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, यह आप समझ रहे हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक कर्मक के रूप में होता है? तो इसमें हम कह सकते हैं लाना, लेना, खाना, पकाना, धोना, ओढ़ना, पीना, पढ़ना, खेलना, सुनना, देखना, ये सभी, ये इस तरह की क्रियाएं और भी मिल जाएंगी आपको। ये कैसी क्रियाएं हैं? एक कर्मक क्रिया है। उदाहरण आप खुद भी खूब देख सकते हो। जैसे लाना है तो मुकेश सब्जी लाता है। क्या लाता है? सब्जी लाता है।
तो यहाँ आप इसको कर लेंगे कि वाक्य कितना ही बड़ा हो, मुकेश बाजार से सब्जी लाता है या सब्जी लाता है, फल लाता है, तो लाना क्रिया हो गई। लेना कि मोहन ने पुस्तक ली, क्या ली? पुस्तक ली। मोहन ने सोहन से पुस्तक ली। साथियों यहाँ सोहन से ये द्विकर्मक नहीं है, सोहन से, तो सोहन के साथ से का प्रयोग हो रहा है, न कि को का प्रयोग हो रहा। तो ये इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। लेना एक कर्मक क्रिया है। खाना, मैंने दही बड़ा खाया, तो क्या खाया? दही बड़ा। पकाना कि मैंने खाना पकाया, तो इस तरह से पकाना हो गया। धोना, वह कपड़े धोता है। ओढ़ना, वह रजाई ओढ़ता है। पीना, वह दूध पीता है। पढ़ना, राहुल पुस्तक पढ़ता है। इस तरह से कुछ भी आप कहें। खेलना, तो कोहली क्रिकेट खेलता है। सुनना, वह रेडियो से गाने सुनता है। देखना, वह टीवी देखता है। कुछ भी इस तरह से वह चिड़ियाघर देखता है, तो आप कह सकते हैं ये सभी एक कर्म प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं हैं। साथियों यहाँ ध्यान ये रखना, द्विकर्मक क्रिया यानी ऐसी क्रियाएं जिनके साथ दो कर्म प्रयुक्त हो सकते हैं, वे कौन सी हैं? तो देखिए ये हो गई देना, कहना, बताना और आपकी लिखना। ये कैसी क्रियाएं हो गई? ये द्विकर्मक क्रियाएं हो गई। जैसे देना क्रिया का हमने एक उदाहरण यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम बताना की बात करें तो हम कह सकते हैं मोहन ने शीला को बात बताई। तो ये देखिए यहाँ किसे बताई? शीला को बताई। क्या बताई? तो बात बताई। और देखिए अगर हम बात करें लिखना की, तो राखी रमेश को पत्र लिखती है। अब आप प्रश्न करेंगे क्या लिखती है? तो जवाब आएगा पत्र। और किसको लिखती है? तो जवाब आएगा रमेश को। तो राखी रमेश को पत्र लिखती है। कैसी क्रिया हो गई? तो आप कहेंगे द्विकर्मक क्रिया हो गई है। इस तरह से कहना का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, देना का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो साथियों ये थी द्विकर्मक क्रियाएं। अब देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो प्रयोग के अनुसार कभी सकर्मक होती हैं और कभी अकर्मक होती हैं। तो देखिए वे क्रियाएं कौन सी हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रयोग के अनुसार, आप नोट करें, प्रयोग के अनुसार कुछ क्रियाएं अकर्मक या सकर्मक हो सकती हैं, यानी दोनों हो सकती हैं। प्रयोग से पता चलता है कि वह अकर्मक है या हो सकती हैं। अकर्मक है या सकर्मक, यह कैसे पता चलेगा? तो वह प्रयोग से पता चलेगा। जैसे ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक तो जैसे हो गया खुजलाना, एक हो गया भरना, एक हो गया लजाना, एक हो गया ललचाना। तो साथियों ये कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो प्रयोग के अनुसार सकर्मक या अकर्मक दोनों रूपों में हो सकती हैं। हमने भरना के संबंध में पहले बातें कर ली हैं। जैसे आपने क्या कहा था कि बाल्टी भरती है और राधा बाल्टी भरती है, तो एक में अकर्मक था और दूसरे में सकर्मक था। हम ये कह सकते हैं कि वर्षा में, और देखें तो वर्षा में तालाब भरता है, यानी वर्षा ऋतु में तालाब भरता है। और एक हम यह कहें कि मुकेश मशीन चलाकर तालाब भरता है। तो अब ये क्या हो गया? तो यहाँ ये सकर्मक हो गया है, क्योंकि यहाँ वाक्य का कर्ता कौन है? मुकेश, जो मशीन चलाकर किसे भर रहा है? क्या भर रहा है? तो तालाब भर रहा है। और यहाँ तालाब वाक्य का क्या है? यहाँ कर्ता है, और यहाँ वाक्य का तालाब क्या हो गया है? कर्म हो गया। तो यहाँ पर इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ अकर्मक है,
अकर्मक रूप में है, यहाँ तालाब करता है, और यहाँ ये कौन से रूप में है, तो इसे हम कहेंगे सकर्मक। ऐसे ही देखिए लजाना, तो सीता बड़ों से लजाती है। साथियों ये लजाना शब्द बना है लज्जा से, नाम धातु क्रिया है। सीता बड़ों से लजाती है, तो क्या लजाती है इसका कोई जवाब नहीं है। किसे लजाती है, तो किसको लजाती है इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर कौन सा रूप है, तो यह अकर्मक क्रिया हुई। और अगर हम ये कहें कि रोहित ने माँ का दूध लजाया, रोहित ने माँ का दूध लजाया, तो यहाँ रोहित कर्ता है वाक्य का, और माँ का दूध ये क्या है, कर्म है, और यह लजाना जो हो गया ये कैसा प्रयोग हो गया क्रिया का, तो सकर्मक प्रयोग हो गया। साथियों इस तरह से खुजलाना, हम कहें कि मेरे हाथ खुजलाते हैं या मेरी पीठ खुजलाती है, तो वह क्या होगा, यानी हम कहें मेरे हाथ खुजलाते हैं, तो यहाँ हाथ क्या है, मेरे हाथ खुजलाते हैं, तो इस वाक्य में जो हाथ शब्द है वह कर्ता है। और हम ये कहें कि बेटी मेरे हाथ खुजलाती है, तो फिर वह क्या हो गया, बेटी मेरे हाथ खुजलाती है, तो फिर वह क्या हो गया, सकर्मक रूप हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं उनमें कुछ क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक हो सकती हैं। वे अकर्मक तो होती हैं, लेकिन कभी कभी उनका प्रयोग अपूर्ण अकर्मक के रूप में हो सकता है। सकर्मक क्रियाएं एक कर्मक या फिर द्विकर्मक हो सकती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो प्रयोग से पता चलता है कभी वे अकर्मक होती हैं और कभी सकर्मक हो सकती हैं। तो साथियों जितना आसान इस टॉपिक को आप समझ रहे हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना आप इसे बहुत ऊपरी टॉपिक समझते हैं उतना आसान भी नहीं है। थोड़ा गहराई से आप इसे देखें। मैंने प्रयास किया कि हर एंगल से आपको बताया जाए। फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और वादा रहा कि मैं आपके हर कमेंट का अवश्य उत्तर दूंगा। आपने ध्यानपूर्वक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।